Hello everyone, आवाज़ आ रही है क्लियर? Am I audible enough? Okay, so let me begin. My name is Ankit Thawani and I am from Rajim, a small town in Chhattisgarh in Garyaban district. I have secured rank 273 in this year's civil services examination. So yes, as I was saying, I have secured rank 273 in UPSC Civil Services 2024 examination. This was my sixth attempt, last attempt, and fourth interview. Before that, I have given 3 interviews before. So overall, I have cleared 4 mains. I missed my two prelims in my first and fourth attempt by the margin of 0.33 in first attempt and 0.15 in fourth attempt. In my second, third, fifth and sixth attempt, I gave interview luckily. एंड इस वजह से जो हिंदी में बात करना चाहते हैं उनके लिए ये मेरा चौथा इंटरव्यू था, छठवां अटेम्प्ट था और किस्मत से इस साल मेरी रैंक आई है 273 पहली बार। इसके पहले मैं कोई सर्विस में नहीं था। मेरा होम टाउन राजिम में है, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा कस्बा है गरियाबंद ज़िले में, और मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग कॉलेज भी सब आसपास ही हुई है और पहली बार तैयारी करने में सीधा दिल्ली ही गया था 2017 में, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में। आई एम अ ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी रायपुर। सो आई हैव बीन गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन मुझे दिए गए हैं, इनमें मैं पहले वो आंसर करता हूँ, फिर आप में से जिनके जो भी डाउट होंगे मैं वो एड्रेस करूँगा। तो मैंने अपना परिचय तो बता दिया है, अंकित थवानी, रैंक 273, राजिम छत्तीसगढ़, एंड ग्रेजुएशन से सिविल इंजीनियर। जर्नी ऐसा है कि बचपन से ही एक्सपोजर था। हर किसी का सपना होता है जिनके घर वाले गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं कि ये एग्ज़ाम दे और क्लियर करे, क्योंकि इंडिया में यही सबसे बड़ा, सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ और डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है जॉब में। पब्लिक यूटिलिटी के हिसाब से, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के हिसाब से भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। तो मेरा मोटिवेशन भी वही था। इनफैक्ट मेरा मोटिवेशन काफ़ी ही क्लियर था कि यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसलिए मैं 6 अटेम्प्ट तक डटा रहा। डिस्पाइट गिविंग 4 इंटरव्यूज़ आई मेड इट एंड आई डिड नॉट गिव अप। हार नहीं मानी और डटा रहा। जैसे भी घर वालों का पूरा सपोर्ट था, कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया आखिरी तक, उस वजह से, और थोड़ा बहुत लक का भी फैक्टर होता है बिकॉज एग्ज़ाम इज़ वेरी सब्जेक्टिव। मेरा सिलेक्शन ऐसे टेलीग्राम में पता था सिलेक्शन कैसे हुआ। टेलीग्राम में पता था कि 17 अप्रैल को इंटरव्यू ख़त्म हुए, तो 22 अप्रैल को के वही रिज़ल्ट आने के चांसेस थे, और सब सुबह से वेट कर रहे थे। 1 बजे के आसपास एक दो दोस्तों का कॉल आया कि ऑलमोस्ट फाइनल है, रिज़ल्ट आज ही आएगा। तो मैं भी देख ही रहा था वेबसाइट, एंड जैसे ही पीडीएफ अपलोड हुआ मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया और फिर नाम से वेरीफाई किया और देखा कि रैंक 273 आई है। तो तुरंत नीचे, मतलब मैं ऊपर रहता हूँ तो तुरंत नीचे गया, अपने माता पिता को, मॉम डैड को बताया कि रैंक आ गई है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत रिलीफ था क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था और 3 इंटरव्यू में पहले हुआ नहीं था, तो थोड़ा डर भी बना हुआ था। बट फिर फॉर्चुनेटली भगवान की दया से सब कुछ अच्छा रहा। सिलेक्शन के बाद पहला रिएक्शन बहुत रिलीफ का था, क्योंकि ऐसे तो प्लान भी तैयार था, आगे हम बात करेंगे इस बारे में, बट बहुत रिलीफ का था सिलेक्शन के बाद का जो फीलिंग थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे घर में, और मीडियम मेरा इंग्लिश था। आगे जैसे जैसे डिटेल में दूंगा, आगे आगे बात होती जाएगी। बहुत ज़्यादा खुश थे सिलेक्शन के बाद सब। बहुत लोगों का आना जाना चालू हुआ, दूर से जो घर के एक्सटेंडेड फैमिली जो दूर रहती थी सब उस दिन आए। सबको बहुत अच्छा लगा, और खुशी इसलिए भी बड़ी थी कि मैं एक छोटे से कस्बे से हूँ, तो मैं अपने कॉलेज, अपने ज़िले, अपने तहसील का पहला हूँ जो इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो इस वजह से भी काफ़ी लोग खुश थे और काफ़ी लोग मोटिवेटेड भी फील कर रहे थे कि अब वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सक्सेस का क्रेडिट सबसे ज़्यादा तो अपनी फैमिली को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उनका। इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए इतने सालों तक फाइनेंशियली, इमोशनली सारे तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेरे को मोटिवेट करना कि गिव अप नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और हर तरह से जितना हो पाया उन्होंने किया। तो मैं तो हमेशा, जो मुझसे कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने तो सिर्फ पढ़ाई करी है, असली रिज़ल्ट तो उनकी मेहनत का आया है।
प्रीलिम्स की तैयारी मैंने ऐसे की कि मैं 2017 में जब ग्रेजुएट हुआ था तो मैं दिल्ली चला गया था और वहाँ पे मैंने एक कोचिंग से फाउंडेशन क्लास ली जीएस की 1 साल की। उसके बाद ऑप्शनल की एक मैडम से हेल्प ली पीएसआईआर के लिए। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। और सी सैट क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो सी सैट के लिए उतनी मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी इनिशियल अटेम्प्ट्स में। बट जैसे जैसे पैटर्न टफ होता गया 2021, 2022, 2023 में ईयर ऑन ईयर सी सैट डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, कठिन होता जा रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब से फ्री वीडियोस देखे कुछ कुछ, वापस से प्रैक्टिस की। आखिरी 2 महीने में रोज़ लगभग 2 घंटे सी सैट की प्रैक्टिस की और उस वजह से जैसे सी सैट भी हो गया। बट मैं बिल्कुल सारे एस्पिरेंट्स को ये कहूँगा कि बिल्कुल हल्के में ना ले सी सैट को, चाहे आपका बैकग्राउंड में मैथ्स हो ना हो। फ्री यूट्यूब में मटेरियल काफ़ी है, उससे भी पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से देखें ताकि एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो। मेंस की तैयारी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं, बट टेस्ट। 1 मिनट, हाँ शायद 1 मिनट का पॉज लेते हैं। शायद घर के आसपास से कुछ शो बैंड की आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं जैसा कह रहा था, मेंस की तैयारी में बहुत ज़्यादा क्लासेस का रेलेवेंस नहीं होता है। उससे ज़्यादा आपको खुद प्रैक्टिस करनी होती है और आंसर राइटिंग, कंटेंट, टाइम और स्ट्रक्चरिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो न्यूज़पेपर, कुछ कोचिंग के जो फाउंडेशन क्लास के नोट्स थे वो सब, और उसके अलावा टॉपर्स कॉपीज़ का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपना कंटेंट एनरिच कर सकते हैं। ऐसे वगैरह के लिए मैं जब दिल्ली गया था तो 1-2 मेरे सीनियर्स थे जो दोस्त बने, उनने पहले मेंस दिया हुआ था, तो वो ही मुझे जनरल आइडिया देते थे कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। और वो भी अब सर्विस में है तो इसलिए नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ। बट हाँ, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपकी तरह डेडिकेटेड हो इस एग्ज़ाम के लिए, ताकि एक दूसरे की मदद करते हुए आप लोग साथ में क्लियर कर लीजिए। ऑप्शनल सब आपने क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। और ये सब्जेक्ट मैंने 2 फैक्टर्स देखते हुए चूज़ किया। आई चोज़ दिस सब्जेक्ट एज माई ऑप्शनल बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। पहला, मेरा बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैं मतलब ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स में ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। दूसरा, क्योंकि इस सब्जेक्ट का बहुत ओवरलैप था जीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और पेपर 4 में, इसलिए भी मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया ताकि इसका जो भी मैं कंटेंट यहाँ पढ़ूँ मैं वो कंटेंट वहाँ पे भी यूज़ कर पाऊँ जनरल स्टडीज़ में। आई थिंक लार्जली ये 2 ही सब्जेक्ट्स, 2 ही रीज़न्स होते हैं ये चूज़ करने के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के 2 ही फैक्टर्स होते हैं। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं टोटल, सारे ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं और 4 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है। पॉलिटिकल थ्योरी है ऑप्शनल पेपर 1 पार्ट ए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की कोर थ्योरीज, आइडियोलॉजीज, थ्योरीज ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, ये सब है। पेपर 1 पार्ट बी में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी है। पेपर 2 पार्ट ए में इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज़ हैं। पेपर 2 पार्ट बी में कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो उसके डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। इसका फ़ायदा मेजरली जीएस 2 में भी हो जाता है जिनका ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल के लिए मैंने लार्जली शुभ्रा रंजन मैडम से कोचिंग की थी इनिशियली 2017-18 में, तो बेसिक मटेरियल मैंने वही फॉलो किया। उसके अलावा एक टाइम के बाद मेरे को लगा कि वो कंटेंट से उतने नंबर आ नहीं रहे, और क्योंकि मुझे कुछ मास्टर्स भी करना था अपने ऑप्शनल में, तो मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, इग्नू से। और इग्नू का जो ओपन सोर्स मटेरियल है वो काफ़ी कुछ यूज़ किया अपना ऑप्शनल इनरिच करने के लिए।
तो और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स वाले कंटेम्प्रेरी वाले पार्ट्स हैं, पेपर 1 पार्ट बी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी एंड पेपर 2 पार्ट बी इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें काफ़ी हद तक टॉपर्स कॉपी और न्यूज़पेपर से काफ़ी कुछ एनरिच किया अपना ऑप्शनल। मेंस ऑप्शनल के लिए फॉलो किए। मेंस में आंसर कैसे फ्रेम करें? तो मेंस में आंसर फ्रेम करने के लिए तीन तीन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, स्ट्रक्चर और टाइमिंग। लगभग एक 10 मार्कर लिखने के लिए हमारे पास 7 मिनट्स होते हैं और एक 15 मार्कर लिखने के लिए हमारे पास 11 मिनट्स होते हैं। तो उस हिसाब से अपना कंटेंट अरेंज कीजिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टॉपिक वाइज एक ब्रीफ कंक्लूजन तैयार रखिए। हर सब्जेक्ट की अलग डिमांड है, जैसे GS2 में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जजमेंट, कमिटी रिपोर्ट्स, GS3 में डेटा डेफिनेशन, GS4 पर्टिकुलरली एथिक्स में डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। तो ये सब बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रिवाइज करते रहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मैंने हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई कोचिंग से टेस्ट सीरीज ली थी प्रैक्टिस के लिए। उनके चेकिंग से ज़्यादा खुद की प्रैक्टिस पे ध्यान दिया कि टाइमली पेपर कंप्लीट हो जाए। तो वो काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहा मेंस में। और मेंस मेरा 4 में से चारों बार निकला था। तो मैं यही कहूँगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और कंटेंट बनाना, शॉर्ट नोट्स और उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मल्टी डिमेंशनल आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ जैसे फ्रेमवर्क्स बना लीजिए। एक तो सबसे कॉमन है जो सब यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। दूसरा इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल, नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे। इसके अलावा कुछ यूनिक फ्रेमवर्क्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स अगर ऐड करें अपने आंसर्स में तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाता है और उससे मार्क्स बहुत बढ़ते हैं। मैंने तो GS में ऑप्शनल पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की, जैसे कि क्वेश्चन है कि आंसर पॉइंट्स में लिखे या पैराग्राफ में। तो लार्जली मेरा अप्रोच था, माय अप्रोच वाज GS में टू राइट इन पॉइंट्स एंड ऑप्शनल में टू राइट इन पैराग्राफ्स। ऐसे में आई यूज्ड कन्वेंशनल पैराग्राफ स्टैंडर्ड साइजेस और एनेक्डोट लिखता था इंट्रोडक्शन में। और क्योंकि मेरी हॉबी भी पोइट्री राइटिंग है तो जहाँ मौका मिले अपनी पोएम्स यूज़ कर लेता था ऐसे में। ये सब आप कुछ थॉट्स, कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ कैची फ्रेजेस यूज़ पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं कॉमन टॉपिक्स के लिए, ऐसे के लिए। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी भी स्टेज में ना आता हो तो उसके लिए क्या करें? तो प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप सेकंड या थर्ड राउंड के लिए छोड़ दीजिए। आइडली प्रीलिम्स का पेपर थ्री राउंड्स में सॉल्व करना होता है। पहले राउंड में वही क्वेश्चन सॉल्व करें जिसके लिए आप श्योर हैं। दूसरे राउंड में वो जिसके लिए आप 50-50 श्योर है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। थर्ड राउंड में ओनली दोज क्वेश्चंस वेयर यू आर श्योर कि इस बहुत रिस्की है बट एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और मुझे अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, तो 3 ऑप्शन में से एक चूज़ कर लेता हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, अपने एलिमिनेशन टैक्टिक्स यूज़ कीजिए। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए बाउंसर ही है, पहली बार ही देखा है, कोई ऑप्शन नहीं पता, तो आइडली उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए प्रीलिम्स में। बट मेंस में एग्जैक्टली उल्टा, मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने होते। अगर आपको कीवर्ड देखकर कुछ भी याद आ रहा हो तो आप वो लिख सकते हैं उस आंसर में। जैसे इस साल एक GS3 में एस्ट्रॉयड वाला क्वेश्चन था कि हाउ डू एस्ट्रॉयड्स क्रिएट द थ्रेट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि एस्ट्रॉयड के अर्थ से टकराने से ह्यूमन लाइफ या फिर अर्थ पे लाइफ पे क्या खतरा है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस ये पता था कि एस्ट्रॉयड के कॉलिजन से मीटियोर्स वगैरह होते हैं। और नासा का एक डार्ट करके मिशन था, डिडोमोस सैटेलाइट भेज के एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए। तो मैंने वो लिखा, एक डायग्राम बनाया कि कैसे सैटेलाइट काइनेटिक फोर्सेस वगैरह यूज़ करके डिफ्लेक्ट कर सकता है और कौन कौन सा एस्ट्रॉयड बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो जो भी आपको कीवर्ड देख के आइडिया है, आप लास्ट के कम टाइम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और वो बचे हुए टाइम का जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छे से आता है वहाँ पे यूटिलाइज कीजिए वो टाइम, ताकि आपका स्कोर कंपनसेट हो जाए। अब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आइडियली तो साथ साथ ही करनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम पूरा इंटीग्रेटेड है। और अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझेंगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि अगर आप मेंस के लिए पहले पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर PYQs का कितना इंपॉर्टेंट है? इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक सिंगल सोर्स जो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई भी स्टेज हो। हम जब प्री देते हैं तो लास्ट 10-12 साल के प्रीलिम्स के PYQs देख के यूपीएससी का माइंडसेट और पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। मेंस के भी PYQs से काफ़ी कुछ समझ आ जाता है कि कौन से यूपीएससी के फेवरेट एरियाज़ हैं।
जैसे हर साल यूपीएससी जीएस2 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, फंडामेंटल राइट से और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट से ये सब सवाल पूछती ही है। तो ये सब पीवाईक्यू देखकर ही समझ आता है। इंटरव्यू के स्टेज में भी ट्रांसक्रिप्ट्स टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द बोर्ड सिटिंग और कैसे वो क्या खोज रहे हैं एस्पिरेंट्स में, ये सब प्रीवियस ईयर के ट्रांसक्रिप्ट्स देखकर ही समझ आता है। तो सारे स्टेजेस में अगर कोई सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। इंटरव्यू बोर्ड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं। मेरा तो ये चौथा इंटरव्यू था, तो आई वॉज यूज्ड टू कि क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बट फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होता है। मैंने 4 बार में 3 अलग अलग बोर्ड फेस किए इंटरव्यू में, और इस साल मेरा स्कोर इंटरव्यू पे 193 था। दिस द हाईएस्ट स्कोर आई हैव अचीव्ड इन ऑल माई 4 इंटरव्यूज़। इंटरव्यू में बोर्ड के पास आपके डैफ 1 और डैफ 2 होते हैं, जिसमें आपने अपनी एजुकेशनल एड्रेस, फैमिली डिटेल्स, अपनी हॉबीज़, अचीवमेंट्स सारे कुछ एंट्री की होती है। और बोर्ड ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप सारा कुछ उसके बारे में पढ़ कर आएँ। जैसे मेरी हॉबी अगर राइटिंग पोइट्री है तो मैं कौन सी पोइट्री लिखता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, किसकी पोइट्री से इंस्पायर होकर मैंने पोइट्री लिखना चालू किया, पोइट्री के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और कौन कौन से मेजर कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं, सब कुछ वो जो उनका इंटरेस्ट होगा वो आपकी हॉबी से पूछ सकते हैं। इंटरव्यू का ड्रेस कोड बहुत ही फॉर्मल होता है। अगर आप कंफर्टेबल है तो सूट पहनकर जाइए, लार्जली सब सूट पहनकर जाते हैं। लड़कियों के लिए साड़ी या फिर सलवार सूट, लड़कों के लिए 3 पीस सूट या फिर 2 पीस सूट या फिर फॉर्मल पैंट शर्ट और टाई। डाफ डाफ में कुछ एंट्रीज तो फिक्स्ड होती हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन डिटेल, आपकी फैमिली डिटेल, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, आपके घर में कितने लोग हैं, कौन क्या करता है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत हमारे पास फ्रीडम होती है कॉलम नंबर 7 डाफ 2 में, जहाँ पे वो हमारी हॉबीज़, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट पूछते हैं। तो वहाँ पे बस आप ऑनेस्ट रहिए, जो आप जेन्युइनली करते हैं हॉबी वो फॉलो कीजिए, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और बोर्ड को भी लगे कि आपकी पर्सनालिटी सिर्फ इनटू एकेडमिक नहीं है, आपकी बहुत डाइवर्स पर्सनालिटी है, जैसा एक सिविल सर्वेंट में रिक्वायर्ड है। मैंने इंटरव्यू की तैयारी ऐसे की कि मैं 3-4 जगह रेप्यूटेड कोचिंग्स में मॉक वगैरह देने गया। एक हमारा ग्रुप था इंटरव्यू का टेलीग्राम में, इसमें हम सवाल वगैरह डिस्कस करते थे। वीडियो कॉल में कुछ लोग थे जो मेरे सीनियर्स, जिनका पहले इंटरव्यू में अच्छा स्कोर था, उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे। और अपने डाफ वगैरह पे जो भी एंट्रीज़ की थी उस पर काफ़ी कुछ R&D किया। इनफैक्ट चैट जीपीटी से भी मैंने प्रोबेबल क्वेश्चंस निकाले इस साल कि मेरी हॉबी है अगर वॉचिंग बायोपिक्स एंड राइटिंग पोइट्री, तो इंटरव्यू बोर्ड क्या सवाल पूछ सकता है। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा इंटरव्यू सेकेंड लास्ट डे था 16 अप्रैल को, और आईएएस रिटायर्ड, एक रिटायर्ड आईएएस सर का बोर्ड था। और मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से हूँ तो हमारा डिस्कशन हुआ नक्सलिज्म पे, जो नक्सलिज्म की टाइमलाइन है, कैसे नक्सलिज्म का ओरिजिन हुआ इंडिया में, छत्तीसगढ़ में कैसे। और फिर मेरा ऑप्शनल क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है तो फेवरेट पॉलिटिकल थिंकर, थ्योरीज। उस हफ्ते एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, लैंडमार्क जजमेंट अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस वजह से जुडिशल ओवर रीच और एक्टिविज्म का डिबेट चल रहा था वो, और टिकटॉक बैन। तो काफ़ी डाइवर्स इंटरेक्शन रहा इंटरनेशनल रिलेशन से, ट्रम्प के टैरिफ्स, बिम्स्टेक समिट, ऑपरेशन ब्रह्मा जो इंडिया ने म्यांमार की हेल्प के लिए किया था। तो काफ़ी डाइवर्स इंटरेक्शन रहा, और बोर्ड वाज आल्सो वेरी हैप्पी। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते थे एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट्स थे। तो उसमें मैंने उनसे सॉरी कहा। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए इंटरव्यू में तो आप डायरेक्टली उन्हें कह सकते हैं कि सॉरी, बस आपको झूठ नहीं बोलना है, डोंट लाई, डोंट फेक, बहुत ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि इंटीग्रिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू इन अ सिविल सर्वेंट। मेरी अभी कोई सर्विस नहीं है, तो मैंने अपनी सर्विस का प्रेफरेंस डाला था आईएएस, आईपीएस और आईआरएस। तो होपफुली इस रैंक पे मुझे आईआरएस मिल जाएगा। ज़्यादा मुझे अभी सर्विस के बारे में आइडिया नहीं है, जब ट्रेनिंग वगैरह पे जाऊंगा या फिर अभी अपने सीनियर से बात करूंगा तो पता चलेगा कि आईआरएस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या चैलेंजेस होते हैं। सभी, हाँ,
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सभी सेम लिस्ट, सेम सोर्सेज और बुक लिस्ट फॉलो करते हैं, तो खुद को दूसरों से कैसे अलग बनाएं। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए, एक सोर्स कोई रेफर कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चाहे आप बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी पढ़िए या स्पेक्ट्रम, या फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए या कोई और सोर्स, एक सोर्स पढ़िए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिए कि आपने कॉन्सेप्चुअली वो समझा है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता नहीं है। तो ये एक बेंचमार्क लिटमस टेस्ट है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो प्रीलिम्स इजी क्लियर करना आसान होगा और मेंस में भी काफ़ी स्कोर ज़्यादा आएगा। दूसरा ये कि हाँ, ऑलमोस्ट सारे लोग सेम बुक लिस्ट फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे लोग उतने डेडिकेटेड, या ये एक प्रोसेस, क्योंकि एक मैराथन है, एक साल लगभग का एक साइकिल होता है, तो सारे लोग सारे टाइम पे उतने फोकस्ड या डेडिकेटेड नहीं रहते हैं। दैट डिफ्रेंशिएट्स यू फ्रॉम एन एस्पिरेंट एंड फ्रॉम अ वन हु इज़ गेटिंग सेलेक्टेड। और ये मैंने भी बहुत हार्ड तरीके से सीखा है। शुरू शुरू में मैं भी थोड़ा सा लेजरली ये एग्ज़ाम को लेता था कि थोड़ा करने से हो जाएगा, थोड़ा करने से नहीं होगा, बट एक एक अटेम्प्ट के साथ मैंने अपने एफर्ट्स बढ़ाए और फाइनली फिर लास्ट अटेम्प्ट और चौथे इंटरव्यू में आई गॉट इन। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या नहीं करना चाहोगे? शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में आई वुड थिंक कि मैं सिलेबस को और अच्छे से समझूंगा, पीवाईक्यूज को इग्नोर नहीं करूंगा, और क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं थी, इसलिए मैंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग सेग्रीगेट करके की। और सेग्रीगेट नहीं करके अगर इंटीग्रेटेड पैटर्न में करें, पहले मेंस की तैयारी करें टॉपिक वाइज और फिर उसी तैयारी पे बिल्डअप करके प्रीलिम्स पे फोकस करें, तो आई थिंक ईजी ज़्यादा चांसेस होते हैं एक अटेम्प्ट में निकालने के ये एग्ज़ाम, एक या दो इनिशियल अटेम्प्ट्स में। यूपीएससी ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली से जिनके घर में लोग गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, या जो एक छोटे एस्पिरेशनल टाउन या कस्बे से या गांव से आते हैं, उनको पता है कि ये एग्ज़ाम क्रैक करने से वो कितने ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, कितनी लाइफ उनकी भी चेंज हो सकती है और उन्हें कितना बड़ा मौका मिल सकता है इस समाज या नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने का। इसलिए मेरा मोटिवेशन भी काफ़ी ही क्लियर था कि यूपीएससी ही करना है, और इसलिए लास्ट तक टिका रहा। प्लान बी भी बना लिया था 3 अटेम्प्ट में, जब मैंने 2 इंटरव्यू दे दिए, मेरा नहीं हो रहा था, तो एमए पॉलिटिकल साइंस करके नेट जेआरएफ भी क्लियर कर लिया था मैंने कि इन केस यूपीएससी में नहीं हो तो कुछ लाइन प्लान बी तो होना ही चाहिए। सिलेबस समझ नहीं आता तो क्या करें? सिलेबस समझने के लिए फ्री में यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह अवेलेबल है वो, और कुछ टॉपर्स के वीडियोस देखिए जैसे जो क्लियरली सिलेबस को समझाएं, और उसके अलावा खुद समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे सिलेबस में कोई टॉपिक लिखा हुआ है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए कि कैसे डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। GS2 GS3 में तो आप देखेंगे कि सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हुए एग्जैक्टली हाउ वाई व्हेन लगा के यूपीएससी उनसे सवाल फ्रेम कर लेती है। सिलेबस एनालाइज कैसे करें? हर हर जीएस पेपर के सिलेबस को सेग्रीगेट कीजिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे GS1 में 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न का कितना वेटेज है, आपको उस हिसाब से कितने एफर्ट्स लगाने हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में किसका कितना वेटेज है। सोसाइटी में वर्ल्ड सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, स्टैटिक वर्सेस करंट में कैसा डिवीजन है ईयर ऑन ईयर। ये सब देखते हुए आप अपने एफर्ट्स लगाइए ताकि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हो। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ यूपीएससी का सिलेबस। नहीं, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है। अपने टेबल पे लगा के रखिए, रोज़ देखिए, और आपको फिर पीवाईक्यू देखते देखते, सिलेबस पढ़ते पढ़ते समझ आने लगेगा कि एक डेफिनेट तरीका है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का, और उसी के अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व होते हैं। खुद के नोट्स बनाए या दूसरों के नोट्स पढ़ें? मैंने तो खुद के नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने की मेहनत में आप काफ़ी कुछ जो पढ़ते हैं ना, वो किसी ना किसी स्टेज में काम आता है। मुझे आज भी याद है कि मैंने जब इंटरव्यू 2019 के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हूँ, तो फॉरेस्ट वगैरह प्रिजर्व करने के लिए या सस्टेनेबल फॉरेस्ट की टेक्निक्स, तो एक मियावाकी मेथड के बारे में पढ़ा था डाउन टू अर्थ मैगजीन में। और फॉर्चुनेटली 2022 में मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में सवाल आ गया था, और काफ़ी लोगों को नहीं पता था, बट क्योंकि मैंने 2019 के इंटरव्यू के लिए पढ़ा था, खुद नोट्स बनाए थे, इसलिए मुझे याद रह गया था कि मियावाकी मेथड वाज रिगार्डिंग अर्बन फॉरेस्ट्री। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यू शुड मेक योर ओन नोट्स, रिवाइज देम,
और टाइम टू टाइम अगर आपके नोट्स आपको बल्कि लग रहे हैं या बड़े होते जा रहे हैं तो कंसोलिडेट करते जाइए। नोट्स कैसे बनाएं? कोई भी एक जैसे टॉपिक है, जैसे आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर पॉलिटी का नोट्स बना रहे हैं किसी टॉपिक लेट्स से फंडामेंटल राइट्स पे, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, उसके बाद कमिटी रिपोर्ट्स, उस फिर आर्टिकल के उस फंडामेंटल राइट के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, ये देखते हुए फाइनली फिर आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अगर आप 2 पेज के नोट्स बना रहे हैं पर टॉपिक और आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर आपने सही तरीके से नोट्स बनाया और प्रॉपरली कंसोलिडेट भी कर लिया है। बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स मत बनाइए, नहीं तो फिर वो स्टैंडर्ड बुक के जितने हो जाएंगे, रिवाइज करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। एक बार बेसिक नोट्स जैसे बन जाए, हाँ वैल्यू एडिशन कैसे करें, एक बार बेसिक नोट्स अगर आपके बन गए उसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए तो आप टॉपर्स कॉपी देखिए कि कैसे उन्होंने ब्यूटीफुली फ्लो चार्ट्स वगैरह और मैप्स वगैरह यूज़ किए। हर जीएस या ऑप्शनल पेपर की अलग रिक्वायरमेंट है। GS4 में जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, रियल लाइफ स्टोरीज लिखेंगे, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। GS2 में मैप्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है IR वाले पोर्शन में। GS3 में क्योंकि डेटा और एनालिटिकल वाला पेपर होता है इकोनॉमी का, तो ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, पाई डायग्राम्स। ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ट्राई कीजिए मैप बना रहे हैं। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन में ट्राई कीजिए कि आप टाइमलाइन से दिखा रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट सारे सीरियस एस्पिरेंट्स के आंसर सेम से होते हैं, तो ये जो वैल्यू एडिशन है ना, यही 20, 30, 40 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है वो क्रिएट करते हैं। एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटीज बेसिक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स की, जैसे पॉलिटी की 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा, एंशियंट हिस्ट्री की RS शर्मा, ये कुछ स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेंगे, इनसे आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। आंसर राइटिंग के लिए आपको कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्स, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत वगैरह, वहाँ से, और जो भी कोचिंग का मटेरियल आपको मिले या फिर जो भी टॉपर का टेलीग्राम से मटेरियल मिले, जो आप अपने तरीके से उसको यूज़ करके समझ पाएँ, वैसा करके अपने नोट्स बनाइए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बट एनसीईआरटी से बेस बनता है और प्रीलिम्स में कभी कभी 10-12 सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ जाते हैं। अब ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी, मैंने तो न्यू पढ़ी थी तो आई डोंट एग्जैक्टली नो द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी, बट आपको जो भी सूटेबल है आप वो पढ़िए। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आइडियली अपने कॉलेज के सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो सेकेंड या थर्ड ईयर से चालू कर देनी चाहिए। मैंने लेट चालू की ग्रेजुएशन से, क्योंकि मेरे पास कोई इमीडिएट गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे लगा कि ग्रेजुएट होकर जब मैं दिल्ली जाऊँगा तब भी तैयारी डायरेक्टली चालू करनी चाहिए। करंट अफेयर्स की आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू, हाँ जैसा कि मैंने बताया कि 2017 में ग्रेजुएट होके मैं दिल्ली गया फाउंडेशन कोर्स के लिए वाजिराम में। तभी मैंने तैयारी चालू की। उसके पहले ना मेरा बैकग्राउंड था ह्यूमैनिटीज़ में, ना मेरे मतलब तैयारी का कोई आइडिया था, इसलिए भी। बट आई वुड एडवाइस कि अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है या फिर आप टाइम निकाल सकते हैं तो बिल्कुल तैयारी चालू कीजिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। सारे स्टेजेस में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट तो बनाइए। मैगजीन्स जो होती हैं कोचिंग्स की, कोई भी मैगजीन किसी भी कोचिंग की, वो सब्सटीट्यूट नहीं है न्यूज़पेपर का, वो आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बट जो आपका थॉट प्रोसेस है वो न्यूज़पेपर पढ़ने से ही इम्प्रूव होगा। मैं पूरे लगभग 6.5 से 7 साल से 2 न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरे सारे स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम में। जैसे कि मैंने बताया न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैगजीन्स उसको बस कॉम्प्लीमेंट कर सकती है कि आप जो न्यूज़पेपर में पढ़े हैं वो रिवाइज कैसे करें। बट किसी भी कॉस्ट में, किसी भी स्टेज में न्यूज़पेपर मत छोड़िए। शुरू के अटेम्प्ट्स में अगर आपके पास टाइम का लग्जरी है, टाइम की लग्जरी है, तो न्यूज़पेपर के अपने वर्ड्स में नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और वो ही मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कीजिए। वही आपका कंटेंट डिफरेंशिएटर है। मैंने कौन कौन सी मैगजीन फॉलो की है? मैं रोटेट करता रहता था। जिस टाइम मार्केट में जो ट्रेंडिंग होते थे, कभी विजन का PT 365, कभी मंथलीज, कभी वाजीराम के मंथलीज, जो भी करंट अफेयर की मैगजीन थोड़े क्रिस्प तरीके से करंट अफेयर्स रिविजन में हेल्प करे वो मैगजीन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सारे मैगजीन आप अपनी सूटेबिलिटी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिए, बट न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। कोचिंग
बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड है ह्यूमैनिटीज़ का या फिर आप खुद से कंफर्टेबल है। कोचिंग से आपको फाउंडेशन में तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, बट मेंस वगैरह के लिए आपको ज़्यादातर खुद से ही पढ़ना होता है। मैंने की थी कोचिंग क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, ना मुझे आइडिया था कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और दिल्ली जाना भी अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कोविड के बाद ऑलमोस्ट सारे कोचिंग का सेम मटेरियल, सेम क्लासेस ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। तो all you need is a good internet connection and a table and chair to study. टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक पेपर्स बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिए मल्टीपल कोचिंग्स के, ताकि किसी भी तरह के सवाल आए, इजी, डिफिकल्ट, अनप्रिडिक्टेबल, कैसा भी पेपर आए प्रीलिम्स का, यू आर कंफर्टेबल टू सॉल्व दैट पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉक्स, लास्ट के 2 महीने, जैसे अभी अप्रैल खत्म हो गया, 25 दिन में पेपर है प्रीलिम्स का, तो कोशिश कीजिए कि हर दिन सुबह 9 से 11 आप प्रीलिम्स का कोई मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेजेस में आप कितने क्लोज हैं। जैसे अभी प्रीलिम्स आ गया है तो 7 घंटे, 8, 9, जितना आप पुश कर सके अपने लिमिट्स में। सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है प्रीलिम्स और के बाद, और मेंस के जो गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है 3 महीने में कवर करने के हिसाब से, और उसी में आपको अपनी आंसर राइटिंग स्पीड, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर सब कुछ करना है। तो इस वजह से मेंस में सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। बट ऑन एन एवरेज 6 to 8 hours कंसिस्टेंटली अगर आप पुल कर पा रहे हैं सारे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, दैट इज़ रियली गुड। और इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप कितना फोकस्ड और कितने कॉन्सेंट्रेटेड होकर वो 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन कहाँ से मिला मुझे यूपीएससी की तैयारी का? मोटिवेशन यार बहुत क्लियर था कि बचपन से कि अगर कुछ बड़ा करना है, और क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, छोटे गांव या कस्बे से हैं, तो यूपीएससी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी ही एक प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी की तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको धीरे धीरे स्टार्टअप कल्चर, बूमिंग स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चलेगा, सरकार का कितना सपोर्ट है इस डायरेक्शन में। तो काफ़ी कुछ है। अगर आपका टीचिंग में है तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो काफ़ी कुछ आपके पास है। मैंने भी अपना प्लान भी तैयार कर लिया था, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में 99% से क्लियर करके। तो ऑलवेज हैव अ प्लान बी, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फॉर मी इट हेल्प्ड। बट आपका अगर गोल क्लियर है तो, और आपके घर से कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो फिर जितने भी अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, आपका मन हो कि कब तक यूपीएससी देना है, आप देते रहिए। अब यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेटेड रखना है तो फिर आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों क्यों करना है यूपीएससी। मैं किताबें पढ़ता हूँ, बायोपिक्स बहुत देखता हूँ, तो ऑलमोस्ट सारे पर्सनालिटीज़ जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, उनका गोल बहुत, वाई बहुत क्लियर होता है कि क्यों ये करना है। मेरी फेवरेट बुक भी है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल, और उसमें उनकी ओपनिंग लाइन्स ही यही है। वो नीचे को कोट करते हुए लिखते हैं कि दोज हु हैव अ व्हाई टू लिव कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब जिनके ज़िंदगी का वाई क्यों करना है क्लियर होता है, वो फिर किसी भी तरह का दुख दर्द सहन कर लेते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं था मेरा। मेरे भी कुछ बुरे दिन आते थे जब लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, इतना स्ट्रेस लेना वर्थ है कि नहीं है। बट ऑन एन एवरेज 6 to 8 घंटे हर सब्जेक्ट को लगभग 2 वीक देते हुए प्रीलिम्स के टाइम, और हर सब्जेक्ट को लगभग 8 से 10 दिन देते हुए मेंस के टाइम, मैंने कोशिश की पूरी करने की। और सारे स्टेजेस में अलग अलग डिमांड है इस एग्ज़ाम की। जैसे प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है पीवाईक्यूज़ की और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मेंस में आपको वही एफर्ट लगाने होते हैं अपने आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने में, कि आप सही कंटेंट लिख रहे हैं, डिफाइंड टाइम 7 मिनट या 11 मिनट में लिख रहे हैं, 10 या 15 मार्कर, और उसी में आप इंक्लूड कर रहे हैं मैप्स या फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें? ये डिपेंड करेगा कि आपका कंफर्ट क्या है। सारे मीडियम से सिलेक्शन होते हैं, रीजनल लैंग्वेज हो, हिंदी हो। मेजरली सिलेक्शन इंग्लिश से होता है, मेरा भी मीडियम इंग्लिश था, क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स भी इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं और मटेरियल इजीली अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम का। बट क्योंकि मेरी प्राइमरी स्कूलिंग 7th क्लास तक हिंदी मीडियम से हुई है, तो मीडियम का ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है। मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल होता अगर मैं मीडियम चेंज नहीं करता। बट क्योंकि मैंने 7th क्लास में हिंदी से इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग चेंज की थी,
और उस वजह से 2-3 साल इंग्लिश में काम करके मैं इंग्लिश अपनी काफ़ी इम्प्रूव किया था, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों दिया। मैं सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें, मैं तो क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है रील कल्चर वगैरह, तो बहुत बहुत ही स्क्रीन टाइम लिमिट वगैरह लगा दिया था और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से दूर ही रहता था जब एग्ज़ाम का साइकिल चल रहा होता था। एग्ज़ाम होने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, जैसे अभी 1 महीने में प्रीलिम्स है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है सोशल मीडिया की कुछ। तो बेटर टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और सारा अपना ध्यान दे कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है उस पर। अब यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, ये डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। दिल्ली जाने से आपको रियल टाइम कंपटीशन पता चलेगा कि हर साल लाखों लोग दिल्ली जाते हैं कि तैयारी करने, तो एटलीस्ट आपको ये समझ आएगा कि आपका कंपटीशन पैन इंडिया लेवल पे कितने सारे लोगों के साथ है। और मेरे केस में आई फॉर्चुनेटली आई मेड सम गुड फ्रेंड्स, मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने जिन्होंने हमने आपस में एक दूसरे की काफ़ी हेल्प की, और उस वजह से सारे लोगों का ऑलमोस्ट कुछ कुछ इम्प्रूव हुआ। कुछ लोग यूपीएससी पहले क्लियर करके सर्विस में चले गए, मेरा अब हुआ है। कुछ लोग लगे हुए हैं और फॉर्चुनेटली अब मतलब होपफुली उनका भी हो जाएगा आगे क्लियर। सो अगर आप अच्छे दोस्त, आपका अच्छा सर्कल बन गया और दिल्ली में आप अब डिसिप्लिन में रह के पढ़ रहे हैं तो बेटर है। बट कोविड के बाद से काफ़ी कुछ ऑनलाइन भी है, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी की चीज़ें। जैसे ये मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट घर से ही दिया। मैं 2022 में जब मेरा नहीं हुआ था यूपीएससी में इंटरव्यू देने के बाद भी, तो आई रिमेंबर कि मैं जुलाई 2023 में खाली कर कर आ गया था और फिर पूरा साल घर पे ही पढ़ा। और अभी इस बार सिर्फ इंटरव्यू के लिए गया था, बीच में 1-2 बार मॉक इंटरव्यू के लिए ट्रैवल किया दिल्ली, बट लार्जली ये अटेम्प्ट घर से ही दिया। तो ऐसा कुछ क्वालिटेटिव फ़र्क नहीं है, चाहे आप घर से तैयारी करें चाहे आप दिल्ली से रहकर तैयारी करें। मैप समझ नहीं आते हैं, क्या करें? मैप्स अपने रूम में लगा लीजिए, आदत डालिए देखने की। और वर्ल्ड मैप, आपके पास एंड्रॉयड का अगर फ़ोन होगा या फिर यूट्यूब में काफ़ी लोग बहुत एनिमेशन बना के मैप के इंपॉर्टेंट लोकेशंस, स्टेट्स वगैरह के कैसे कनेक्टिविटी है, सीज़ के बॉर्डर क्या है, कौन से प्लेसेस इन न्यूज़ है, वो रिसोर्सेज का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करें। ताकि क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ना 3-4 सालों से मैप से, प्लेसेस इन न्यूज़ से 3-4 सवाल आते हैं और वो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। तो अगर आपको लगे कि वो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो वीडियोस में और रूम में मैप लगाने से आप कुछ कुछ देखकर याद कर पा रहे हैं। मैं अपने रूम में मैप लगाया हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। आई गॉट दिस हैबिट ऑफ सीइंग मैप्स, और निमोनिक वगैरह बना के जैसे भी आप याद कर लीजिए, बस आपको एलिमिनेट करना है वहाँ पे कि ये कंट्री इसी को बॉर्डर नहीं करती और आंसर आ जाता है। प्लान भी रखना चाहिए नहीं। अब ये भी आप कितने सिक्योर है, कितने कॉन्फिडेंट है अपनी तैयारी को लेकर, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि शुरू के मैं सेकंड अटेम्प्ट में अपने पहले इंटरव्यू पे पहुंच गया था, तब तक आई नेवर थॉट कि मुझे प्लान बी की ज़रूरत पड़ेगी। और बट फिर जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया और सेकंड इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में बहुत लो स्कोर के कारण मेरा सिलेक्शन रुक गया, देन आई डिसाइडेड आई शुड हैव अ प्लान बी। ऐसा ना हो कि 6 अटेम्प्ट हो जाएं और मेरे पास प्लान बी ना हो। तो फिर मैंने एमए वगैरह किया इग्नू से, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी था पॉलिटिकल साइंस। और फिर लास्ट अटेम्प्ट देने से पहले मैंने अपना एमए कंप्लीट करके यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया, ताकि लास्ट अटेम्प्ट में ना भी हो यूपीएससी तो एटलीस्ट आई शुड बी इनरोल्ड इन पीएचडी एंड आई विल बी एबल टू टीच एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आप प्लान बी के बारे में सोचना चालू कर दीजिए। पर हाँ, ये जरूर याद रखिए कि प्लान बी करते करते प्लान ए, जो आपका यूपीएससी का गोल है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रिवीजन कैसे करें? अब एक सोर्स कोई भी रेफर करें हर एक सब्जेक्ट का, और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, खुद ही असेस करें कि आप जो आज पढ़ रहे हैं आपको कितने दिन तक याद रह रहा है। मेरे केस में मुझे लगभग 1-1.25 महीने तक याद रहता था। दो बार कोई चीज़ मैंने पढ़ ली है तो 1 महीने के बाद मैं तीसरी रीडिंग चालू कर देता था उस सब्जेक्ट की। तो ये डिपेंड करेगा आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह से फ़ायदा नहीं होता है इस एग्ज़ाम में। यूट्यूब का भी कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें तभी ही फ़ायदा है, नहीं तो फिर डूम स्क्रॉलिंग और रील वगैरह देखते देखते काफ़ी टाइम कट जाता है। तो मैं तो सोशल मीडिया अवॉइड ही करता था इस पूरे प्रोसेस में। बट एग्ज़ाम जैसे हो जाता था, जैसे मेरा मेंस होता था, आई यूज़ टू स्टार्ट माई सोशल मीडिया अगेन। ऐसा भी नहीं है कि 6 अटेम्प्ट हुए तो पूरे 7 साल मैं सोशल मीडिया से दूर था। जब फेजेस ऑफ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे प्रीलिम्स के लास्ट 2 महीने के पहले और मेंस होते तक, वो 5-6 महीने मैं बिल्कुल अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखता था।
ताकि ऐसा भी ना हो कि मैं किसी और की लाइफ देख के ये सोचूं कि मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ और बाकी लोग बहुत आगे बढ़ गए। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए भी। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ये तो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका वाई बहुत क्लियर है कि क्यों करना है ये एग्ज़ाम, फिर तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि मन कैसे लगाएं। अपने आप ही आपका मन करता रहेगा कि हाँ मैं कुछ और कर लेता हूँ, इम्प्रूव कर लेता हूँ, ये टेस्ट दे देता हूँ। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या फिर डीमोटिवेटेड, तो अपने मेंटर्स या सीनियर्स या फिर घर वालों से खुलकर बात कीजिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस ऐसा है कि आपके सारे क्लोज लोग एसोसिएट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम से। उनकी लाइफ में भी काफ़ी मैटर करेगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि आप उनकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। तो उनके सारे मेजर इवेंट्स आपके एग्ज़ाम से इम्पैक्ट होंगे। मेरे घर पे कुछ बड़ा सेलिब्रेट नहीं करते थे, अगर मेरे घर पे एग्ज़ाम होता था सेलिब्रेशंस पोस्टपोन कर देते थे, फिर चाहे मेरे नेफ्यू का बर्थडे हो या फिर और कोई भी फंक्शन हो, और अगर हो भी तो मुझे इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो इस वजह से आप खुलकर बात कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा मानिए कि पूरे घर वालों का है। लास्ट अपनी तरफ से कुछ टिप्स, अपनी तरफ से ऐसा कि बस मेरी जर्नी से मैं ये सीखा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपका गोल क्लियर है, तो डीमोटिवेशन वाले दिन, डिप्रेशन वाले थॉट्स और डीमोटिवेशन वाले दिन तो आएंगे। देर विल बी डेज व्हेन यू विल फील लाइक गिविंग अप, बट डोंट गिव अप। मैंने भी लास्ट अटेम्प्ट तक कैसे ना कैसे खुद को पुश किया। फैमिली का बहुत सपोर्ट था, कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने आखिरी तक मोटिवेट किया कि नहीं नहीं, यू आर केपेबल, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, यू कैन डू इट। उस वजह से भी और खुद के अंदर से भी था कि नहीं नहीं, आई कैन डू इट। तो काफ़ी कुछ, बस देवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड रखिए। ये सिर्फ यहाँ इस एग्ज़ाम में नहीं, बट बल्कि लाइफ में भी बहुत काम आता है। और ऐसा नहीं है कि दिस इज द डेथ एंड, अगर नहीं भी हुआ और अटेम्प्ट खत्म हो गए या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है और आप नहीं ही कर पा रहे हैं ये एग्ज़ाम की तैयारी फुल टाइम, तो भी जो भी आप करना चाहते हैं उस पर भी गिव अप मत कीजिए। बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि बस जो भी करिए मन से करिए। तो प्रोसेस में अगर आप खुशी खोज लेंगे ना, तो फिर डेस्टिनेशन या फिर मंजिल से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लाइफ बहुत प्रेशियस है, एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने या पास होने से अपना सेल्फ वर्थ कभी मत इवैल्यूएट कीजिएगा। अब आपके कुछ सवाल जो भी हैं आप कमेंट्स में बताइए, मैं एक एक करके आंसर करता हूँ। थैंक यू जो भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मीडियम मेरा इंग्लिश था, मेंस आंसर राइटिंग का और इंटरव्यू का भी। बुक लिस्ट मैं चैनल के एडमिन को दे दूंगा जो मैंने फॉलो की थी, और आप ऐसे फ्रीली भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे टॉपर्स वगैरह वो ही सेम ही बुक लिस्ट फॉलो करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड जो सोर्सेज होते हैं। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी थी। इकोनॉमी के लिए 12th की एनसीईआरटी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। साइंस एंड टेक के लिए मोस्टली मंथली कंपाइलेशंस और इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो साइंस की न्यूज़ आती थी वो सब। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके यूपीएससी का पैटर्न समझने की कोशिश करता था मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं सिमिलर लाइंस पे, जैसे आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में, ये आई थिंक यूपीएससी 4 बार पूछ चुकी है जब से जजमेंट आया है। उसके अलावा बहुत सारे मॉक पेपर देता था, सेक्शनल और फुल लेंथ। लास्ट के एक मैंने ऑलमोस्ट हर दिन एक जीएस और एक सी सैट, 1 घंटे सी सैट की प्रैक्टिस और एक जीएस का पेपर, ताकि वो भी सुबह 9 से 11, ताकि मैं उस एग्ज़ाम के लिए एकदम कंडीशन रहूं कि जिस दिन भी एग्ज़ाम है मुझे लगे कि ये तो मैं रोज़ ही करता था घर में उठकर। और पीवाईक्यू के, हाँ पीवाईक्यू से 4-5 सवाल डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, और अगर आप अच्छे से एनालाइज करें तो पैटर्न काफ़ी रिपीट हो जाते हैं। 10th में मैं सीबीएसई से था तो मेरे सीजीपीए 9.2 थे। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए बस जैसा मैंने बताया कि वाई बहुत क्लियर रखिए आपका, और बस ये सोचिए कि जिस दिन आपका होगा आपकी लाइफ ड्रास्टिकली बदल जाएगी, आपके घर वाले अनपैरेलल्ड खुश रहेंगे, और आपको भी लगेगा कि वर्थ इट था वो सफरिंग्स, वो सैक्रिफाइसेस। इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, बट मेरे आप एक इंटरव्यू में 129 भी आए हुए हैं आउट ऑफ 275, 129, और इस इंटरव्यू में 193। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, बट हाँ बहुत सब्जेक्टिव होता है कि आपकी तैयारी कैसी है और वो कैसे सवाल पूछ रहे हैं उस दिन, और आप उनका कैसा जवाब दे रहे हैं। तो बहुत लक फैक्टर भी है, बहुत सब्जेक्टिविटी भी है। बट ये है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप कैसा भी इंटरव्यू आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। अब जिसकी कोई हॉबी नहीं है तो वो कॉलम वो ब्लैंक भी छोड़ सकता है, उनके भी अच्छे नंबर आते हैं इंटरव्यू में।
अब ग्रुप स्टडी या सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी शुरू में तो सेल्फ स्टडी ही करता था, बट जैसे मैंने पहले इंटरव्यू दिया, मेरे 2-3 अच्छे दोस्त बन गए इंटरव्यू वाले, और हमारा ऑप्शनल भी सेम था। उसके अलावा फिर मैं जहाँ रहता था उस फ्लैट में भी 1-2 लोग थे जिनसे मेरी अच्छी बातें होने लगी, तो फिर हम सब एक दूसरे की हेल्प करते थे और अच्छे दोस्त भी बन गए। और कुछ लोगों का उनमें सिलेक्शन हो गया, कुछ लोगों का आप आगे देखते जाएंगे कि सिलेक्शन होता जाएगा। टॉपर्स कॉपी कैसे एनालाइज करें? टॉपर्स कॉपी आप डाउनलोड कीजिए और उसको आप पहले सेम क्वेश्चन के आंसर लिखिए, और फिर आप देखिए कि आप जो आंसर लिख रहे हैं और टॉपर जो आंसर लिख रहा है उसमें कितना फ़र्क है। आप उस टॉपर के कॉपी से क्या ले सकते हैं जो आपकी कॉपी में मिसिंग है, उसको बेंचमार्क मानिए। अगर आप 3 महीने में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वो लेवल अचीव कर लेंगे तो मेंस में आपका स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सर्विस एलोकेशन जब होगा तब पता चलेगा कौन सी सर्विस मिल जाएगी। सिलेक्शन के बाद फर्स्ट रिएक्शन बहुत रिलीफ का था क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था और हो गया फॉर्चुनेटली। ग्रेटफुल टू गॉड कि हो गया। नहीं भी होता तो मैंने अपना माइंड बना लिया था कि कुछ और कर लेंगे लाइफ में पीएचडी करके, बट हो गया तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी की बात है। और माई एज इज़ 29। दिस वॉज माई 6th एंड लास्ट अटेम्प्ट एंड 4th इंटरव्यू। सिलेबस कवर करने के बाद उसका रिवीजन करने के लिए मॉक पेपर दीजिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू रीड दैट टॉपिक अगेन। कुछ एज वगैरह का इशू है, ये इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप जिनको ये इशू फेस करते हैं ना, यूपीएससी उन्हें अलग से मेल करती है, तो मेरे साथ ये कभी हुआ नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे डील करते हैं। और लैंग्वेज का ऐसे कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज से प्रिपेयर कीजिए। और टाइमिंग का भी ऐसे है कि मैं मोस्टली रात में पढ़ता था क्योंकि काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट होता था, बट अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। हाँ, बट मेक श्योर कि एग्ज़ाम आने से पहले आप अपना बायो क्लॉक करेक्ट कर ले। मैनी अ टाइम्स इट हैज़ सीन दैट कि बहुत सारे लोग रात में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट दिन में क्योंकि वो उनका स्लीप साइकिल होता है तो माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है, इस वजह से सुबह पे उनका स्कोर कम हो जाता है। हाँ, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। बाकी लास्ट फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे तरफ से यही है कि आप अपना गोल क्लियर रखें और डीमोटिवेट ना हो। यूपीएससी बड़ा एग्ज़ाम है बट लाइफ से बड़ा नहीं है। अगर फाइनेंशियल या कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है तो फिर आप बिल्कुल जितने अटेम्प्ट्स तक आपका मन है आप डेडिकेटेड होकर दे सकते हैं, दीजिए। और अगर इसके अलावा भी बहुत सारे डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट इसके अलावा आप काफ़ी कुछ और कर सकते हैं लाइफ में। तो बिल्कुल घबराए बिना ये अपना अटेम्प्ट दीजिए और कोशिश कीजिए कि दिल्ली नहीं भी जाना हुआ तो कोई बात नहीं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल। और लास्ट में बस इतना ही कि कुछ भी हो किसी को तो आप यूट्यूब से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम भी है जिसमें से आपको ये लिंक मिला होगा वहाँ पे। और इनफैक्ट मेरे अलावा काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो अपना 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 एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा हुआ। तो जिसकी स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट लग रही है, 1009 लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है इस साल, तो 1009 लोगों की 1009 स्ट्रैटेजी है, तो जो आपके रिक्वायरमेंट में सूट हो वो आप फॉलो कीजिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और कुछ भी डाउट्स आए तो फील फ्री टू रीच आउट।